हेलो एवरीवन, बहुत बहुत आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम सभी लोग विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं और इस विश्व के भूगोल में हम लोग वायुमंडल के बारे में पढ़ रहे हैं आपका, ठीक है। वायुमंडल की ऑलरेडी 2 वीडियो बन चुकी है आपका, जिसे आप लोग जरूर देखेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें वायुमंडल के इंट्रोड्यूस और वायुमंडल के संगठन की शुरुआत की बातें हम लोग उसमें कर चुके हैं आपका। इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने नाइट्रोजन के बारे में पढ़ लिए हैं। वायुमंडल का जो संगठन है उसमें जो नाइट्रोजन वाला पार्ट है उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन गैस के बारे में आपका, ठीक है। क्योंकि हमने बताया थे कि वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, जेनान, रेडान, क्रिप्टॉन। ये सभी गैसों के बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल से लिखेंगे आपका। तो इसी प्रकार से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ऑक्सीजन के बारे में आपका, यानी कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का क्या रोल होता है ये हम लोग देखेंगे इसमें। और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है आपका। जो नए बच्चे हैं वो सभी लोग टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जा करके वहां से टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएंगे, जिससे आपको वीडियो या पीडीएफ सीधे प्राप्त हो जाएगी आपका, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन की, तो ऐसा नहीं है कोई भी प्राणी, अगर हम लोग बात करें मानव जाति के प्राणियों की अगर बात करें, तो कोई ऐसा नहीं जो ऑक्सीजन के बारे में न जानता हो आपका, ऑक्सीजन गैस के बारे में न जानता हो आपका। अभी हाल ही में कोविड वाला काल बीता है आपका, तो ऑक्सीजन का क्या महत्व है हर एक इंसान को समझ में आ गया है। और उसी ऑक्सीजन के बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कि यह किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, इसका क्या क्या योगदान हमारे वायुमंडल में है। इन सारी बातों की चर्चा हम लोग करेंगे आपका। आइए देखते हैं। देखिए, ऑक्सीजन को अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला पॉइंट इसका यही बन जाता है कि ऑक्सीजन गैस एक जीवनदायिनी गैस है। कैसी गैस है आपका? ऑक्सीजन गैस जो है यहां पर लिख लेंगे, यह एक जीवनदायिनी गैस है। जीवनदायिनी गैस है, यानी कि ऑक्सीजन के बिना किसी भी प्राणी का जीवित रह पाना संभव नहीं है। इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बिना किसी भी प्राणी का जीवित रह पाना असंभव है, संभव नहीं है आपका। दूसरा पॉइंट ये है आपका कि ऑक्सीजन यह दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस हमारी वायुमंडल में जो है, यह दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। यह दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है हमारे वायुमंडल में। और इसके परसेंटेज को अगर हम लोग देखें तो ऑलरेडी मैं शुरू में लिखवा दिया हूं, लेकिन एक बार पुनः आप लोग देख लें। 21% यह हमारे वायुमंडल में पाया जाता है, या कहीं कहीं किताब में मिलता है 20.95%। यस, दोनों पॉइंट सही है, दोनों गलत नहीं होगा आपका, दोनों में से किसी एक को आप ट्रिक करेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है सबसे अधिक मात्रा में दूसरी गैस है आपका जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। और इसी की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही आपका भोजन का ऑक्सीकरण होता है। जैसे आप अगर भोजन बना करके बहुत अधिक समय तक रख देते हैं तो भोजन खराब हो जाता है आपका। कैसे? क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ही ये होता है आपका, भोजन का ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके कारण भोजन क्या होता है? खराब हो जाता है आपका। अगर आप लोहे को अगर आप लोग बाहर रख देते हैं और वो नमी जैसे ही पकड़ लेता है, तो इसी ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण जो है उस पर जंग लग जाती है आपका, और उसका भी ऑक्सीकरण होने लगता है। तो ये तमाम अभिक्रियाएं किससे संभव होती है? आपका ऑक्सीजन से संभव होती है। और पृथ्वी से अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो किसी भी वस्तु, किसी भी प्राणी का जीवित होना संभव नहीं है। यह ऑक्सीजन जो है यह एक प्रकार की ज्वलनशील गैस भी है आपका। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का ऑक्सीकरण होता है। भोजन का ऑक्सीकरण होता है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही भोजन का ऑक्सीकरण होता है। और यह ऑक्सीजन गैस के कारण ही जो है आपका, यह एक ज्वलनशील गैस है, जिसके कारण आग क्या होती है? जलती है आपका, ठीक है ना। तो यहां पर लिख लेंगे ऑक्सीजन गैस, या यह आग के जलने में सहायक होता है। यानी कि ऑक्सीजन गैस जो है आपका,
ये आग के जलने में क्या होती है, सहायक होती है। इसका बहुत बड़ा क्या होता है, रोल होता है आपका, ठीक है ना। और दूसरी चीज अभी हमने बताया कि यह किसी भी वस्तु को सड़ने गलने में क्या होती है, सहायक होती है। जैसे भोजन अगर आप लोग रख दे रहे हैं तो वह ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण क्या होगा, सड़ जाएगा। कोई जीव जंतु है मर जा रहा है अगर, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण वो धीरे धीरे क्या होता है, सड़ने लगता है आपका। तो वस्तुओं के सड़ने में ये क्या करती है, सहायता करती है। अगर वस्तुएं सड़ती नहीं तो क्या होता, प्रदूषण फैलता, वो खत्म नहीं होंगी आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे यह वस्तुओं के सड़ने में, यह वस्तुओं के सड़ने में सहायक होती है, यानी कि ऑक्सीजन गैस जो है यह वस्तुओं के सड़ने में क्या होती है, सहायक होती है आपका, ठीक है ना। इसी के कारण वस्तुएं क्या होती है, सड़ती हैं। तो ये तमाम बातें हैं जो ऑक्सीजन संबंधित है आपका। और जानते ही आप लोग कि ऑक्सीजन का ही अपर रूप होती है ओजोन परत। ओजोन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है आपका। और ऑक्सीजन की तमाम पॉइंट्स हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यहीं से सीधे पूछा जाता है पेपर में इसको, ठीक है ना। इसके सूत्र को अगर आप लोग देखें O2 होता है आपका, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है, O2। तो ये है ऑक्सीजन की बातें, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं और अगले गैस की हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें अपने कॉपी पर आप सभी लोग। चलिए अगली हेडिंग आप सभी लोग बना लेंगे, आर्गन। ध्यान देना, वायुमंडल के ये जितनी भी वीडियो बनेगी वायुमंडल वाली टॉपिक की, इन सभी वीडियो को आप सभी लोग जरूर देखेंगे, क्योंकि पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा आपका, ठीक है। और जो पीसीएस वाले बच्चे हैं वो लोग भी इसको डिटेल से देखें और इसे नोट डाउन करें अपने कॉपी पे जो है लिख लें, क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत अधिक बनते हैं और उनके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये टॉपिक पूरा डिटेल से लिखवा रहे हैं, जिससे उनको मेंस वगैरह में लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आपका। नेक्स्ट आइए देखते हैं आगे। अगली गैस जो है आपका आर्गन है आपका। आर्गन को हम लोग देख लेते हैं। आर्गन को भी पेपर में पूछता है बहुत अधिक आपका। चलिए अगर हम लोग आर्गन गैस की बात करें तो आप लोग जो मैं परसेंटेज लिखवाया हूं, संघटन लिखवाया हूं, उसमें आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आर्गन हमारे वायुमंडल में तीसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है आपका। तो यहां लिख लेंगे कि यह सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। यानी कि यह जो है यह तीसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है हमारे वायुमंडल में। यह तीसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है आपका। कौन सी, आर्गन गैस है आपका। इसके परसेंटेज को आप लोग जानते हो ही है, मैं शुरू में ही लिखवा दिया हूं कितना परसेंट ये पाई जाती है, तो 0.93% पाई जाती है आपका, ठीक है। और अक्रिय गैसों में भी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है आपका। यानी कि हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है, तो आर्गन है आपका। यहाँ पर नोट कर लेंगे आप सभी लोग और याद भी रखेंगे इसको कि सर्वाधिक मात्रा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है आपका, आर्गन गैस है आपका, ठीक है। तो पहली सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस वायुमंडल में नाइट्रोजन, दूसरा आपका ऑक्सीजन और तीसरा क्या हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा। इसको क्रम से लिखेंगे। और ध्यान दो, अगर आपसे लोग पूछे कि सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है आपका, तो वहां पर ध्यान देना, वहां पर आप जो है ऑप्शन में नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है और आर्गन भी होता है। तो ये आर्गन सही होगा, ये बात ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। जब अक्रिय गैस को पूछेगा तब, ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में नाइट्रोजन को टिक कर दो, सवाल गलत हो जाएगा। तो जब कभी भी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैसों के बारे में पूछेगा सवाल में, तो आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक सवाल को पढ़ करके सॉल्व करेंगे तो सही होगा, नहीं तो सवाल यहाँ पे गलत होने के चांसेस अधिक होते हैं आपका। और बाद में जब लोग देखते हैं तो कहते हैं गलत हो गया ये तो सवाल। तो इस प्रकार से गलत न करें आप सभी लोग, अच्छे से सवाल को देखेंगे, ठीक है ना। अगला है, इसका पॉइंट क्या बनता है, ध्यान दो कि आर्गन गैस को जो है ट्यूबलाइट में भरा जाता है आपका, ठीक है ना। ये सवाल पूछता है कि ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो ट्यूबलाइट में आपका आर्गन गैस भरी जाती है।
यहाँ पर लिख लेंगे आप सभी लोग, ट्यूबलाइट में आर्गन गैस भरी जाती है, आर्गन गैस भरी जाती है, यानी कि ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, आर्गन गैस भरी जाती है। बल्ब में या ट्यूबलाइट में जो है आर्गन गैस भरी जाती है। आर्गन गैस यह एक प्रकार की कैसी गैस है, अक्रिय गैस है आपका। कैसी गैस है, अक्रिय गैस है आपका, ठीक है ना। नोट कर लीजिए आप सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको। सभी पॉइंट्स को आप लोग नोट करते चले, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। यहाँ पेपर में बहुत अधिक सवाल बनते हैं आपका, ठीक है। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग अपडेट कर लें। चलिए नेक्स्ट अगली गैस को लिखेंगे आप सभी लोग, हेडिंग बना लो कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड को भी लिख लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड हेडिंग बनाएंगे आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को भी पेपर में बहुत पूछता है, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट गैस है आपका। सवाल ये होता है कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये बात होती है आपका। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले आप लोग जानेंगे कि किस काम में आती है। इसकी मात्रा जो होती है 0.03% होती है हमारे वायुमंडल में, इसकी मात्रा होती है आपका। यह सबसे अधिक बार पूछा गया सवाल है कि कितनी मात्रा होती है वायुमंडल में CO2 की मात्रा क्या होती है, तो 0.03% होती है CO2 की मात्रा। और पेड़ पौधों में CO2 की सहायता से क्या होता है आपका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। किस गैस के कारण पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को संपन्न करते हैं आपका, और वो अपना भोजन बनाते हैं, तो CO2 के कारण ही अभिक्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आप एक नोट कर लेंगे आपका, कि पेड़ पौधे CO2 की सहायता से, पेड़ पौधे CO2 की सहायता से प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं इसको, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं। यानी कि CO2 की उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं आपका, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस जो अभिक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस वाली अभिक्रिया अर्थात प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है, ये पौधे जो है CO2 की उपस्थिति में क्या करते हैं, संपन्न करते हैं आपका, और इसी से अपना भोजन क्या करते हैं, बनाते हैं आपका। सूर्य की रोशनी में ये होता है आपका, ठीक है ना, सूर्य की रोशनी में इसको संपन्न करते हैं आपका। और इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो पेड़ पौधों में क्या होता है आपका, क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का क्या होता है, हरित लवक होता है, जिसके कारण पेड़ पौधों की पत्तियां कैसी होती हैं, ग्रीन कलर की दिखाई देती है आपका, हरे रंग की दिखाई देती है आपका, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज आप लोग नोट कर लेंगे, आपका प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के सूत्र को आप लोग नोट कर लेंगे, जिसको सवाल में बहुत पूछता है। 6H2O प्लस 6CO2, 6H2O प्लस 6CO2, और यह जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करेगा सनलाइट में, आपका सनलाइट में, देखिए यह 6H2 जब आपका अभिक्रिया करता है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जब यहाँ पर संपन्न होती है आपका CO2 की उपस्थिति में, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे एक सूत्र बन जाता है आपका C6H12O6, ठीक है ना, C6H12O6, यह अभिक्रिया बन जाती है आपका, और इसमें से ऑक्सीजन के 6 अणु बाहर निकल जाते हैं, 6O2 बाहर निकल जाते हैं आपका, और यही ऑक्सीजन हमें प्राप्त होता है। ध्यान देना, यह ऊर्जा ले लेता है पौधा अपने आप को ग्लूकोज के रूप में आपका, ठीक है ना, ग्लूकोज के रूप में पेड़ पौधे क्या करते हैं, इसको ऊर्जा के रूप में एब्जॉर्ब कर लेता है ग्लूकोज। यहां पर ध्यान देना, देखो आपका ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, यहां पर लिख लेंगे आप सभी लोग, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया आपका, ठीक है ना। इसमें देखिए
ऑक्सीजन के 6 अणु और CO2 के 6 अणु आपका, और यहाँ पर देखेंगे आपका ग्लूकोज बनाता है, और ये ऑक्सीजन जो है बाहर निकल जाता है, जो हमें प्राप्त होता है और हमें ये फायदा करता है आपका, ठीक है ना। तो इस पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये फार्मूला आप लोग जरूर याद रखेंगे, क्योंकि सूत्र को पूछ लेता है निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, तो ये सूत्र दे देता है कभी कभी, जिसमें से आपको ट्रिक करना पड़ जाता है, तो इसे नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट, आप लोग जानते हैं कि CO2 की उपस्थिति में क्या आग जलती है? नहीं जलती है, लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? आग जलती है। ये सवाल पूछता है बहुत। तो एक यूज और आपका मिल जाता है CO2 का, कि CO2 की उपस्थिति में क्या आग जलती है या नहीं जलती है आपका। तो यहां पर लिख लेंगे, यह आग बुझाने में सहायक होती है। यह आग बुझाने में क्या होती है? सहायक होती है आपका। और यह CO2 जो है, ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए भी क्या होती है? उत्तरदायी होती है आपका। लिख लेंगे, यह हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है। यानी कि CO2 जो है, यह हरित गृह प्रभाव के लिए क्या होती है? उत्तरदायी होती है आपका, ठीक है ना। जैसे आपका ग्रीन हाउस प्रभाव मैंने शुरू में ही बताए थे कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं? पृथ्वी का औसत तापमान का बढ़ना जो है ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है आपका, ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम लोग कहते हैं। तो उसके लिए ये हरित गृह प्रभाव के लिए आपका CO2 उत्तरदायी है, और यह बहुत जरूरी भी है कि हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर यह मेंटेन करके रखती है आपका, ठीक है ना। CO2 का रोल होता है। कोई आपसे पूछे कि क्या CO2 हमारे वायुमंडल के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये सही बात है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना जीवन की कोई संभावना नहीं है आपका CO2, लेकिन इसकी एक मात्रा लिमिट होनी चाहिए। अगर मात्रा बढ़ी तो नुकसानदायक है, और घटेगी भी तो भी नुकसानदायक है आपका, ठीक है ना। अब ध्यान देना, एक चीज और लिखो कि CO2 में कटौती के लिए एक सम्मेलन हुआ था, ध्यान देना, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं आपका। तो लिखेंगे आप लोग, CO2 की मात्रा में कटौती के लिए CO2 की कटौती के लिए सम्मेलन, यानी कि CO2 की मात्रा में कटौती के लिए जो सम्मेलन हुआ था आपका, जिसे क्या हम लोग कहते हैं? क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल। यह क्योटो जो है, यह जापान का एक शहर है। कहाँ का शहर है आपका? जापान का शहर है क्योटो। और ये क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था CO2 की कटौती के लिए आपका, क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था आपका, ठीक है ना। 1997 में हुआ था, इसे नोट कर लेंगे आप सभी लोग। ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। किससे संबंधित है, ये सवाल पूछता है। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है ग्रीन हाउस प्रभाव यही पूछ लेता है परीक्षा में। ये कभी कभी CO2 कटौती के लिए नहीं, लेकिन पूछ लेता है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव से ये संबंधित है। ये कब हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल आपका? तो सन 1997 में हुआ था। नोट कर लेंगे आप लोग, 1997 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योटो प्रोटोकॉल को पेपर में पूछता है किससे संबंधित है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है। ये CO2 की मात्रा में कटौती के लिए यह सम्मेलन हुआ था आपका, और ये क्योटो जापान का एक शहर है आपका, जहां पर ये सम्मेलन संपन्न हुआ था आपका, ठीक है ना। इसको नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये CO2 का। अब अगला आप गैस को लिख लेंगे, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट अगली गैस को लिखेंगे आपका हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को भी आपका परीक्षा में बहुत पूछता है कि हाइड्रोजन गैस किस प्रकार से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछ लेता है। तो ध्यान दो आप सभी लोग, एक विशेष बात, हाइड्रोजन से एक ही तो सवाल बनता है, अधिक नहीं बनता है। यह सबसे हल्की गैस है। पहला पॉइंट लिखेंगे आप सभी लोग कि यह सबसे हल्की गैस है आपका, यह सबसे हल्की गैस है, यानी कि यह जो है सबसे हल्की गैस है। और सबसे हल्की गैस के साथ में जो है
यह ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस। यहां पर लिख लेंगे आप लोग, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। यानी कि हाइड्रोजन गैस जो है यह ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है आपका। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लेंगे आपका, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट यहां पे बन जाता है आपका कि देखिए ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? भविष्य के ईंधन के रूप में इसको हम लोग पढ़ते हैं आपका, क्योंकि भविष्य के ईंधन के रूप में वैज्ञानिकों ने इसका अनुमान लगाया है कि यह हाइड्रोजन गैस जो है यह भविष्य के ईंधन में काम आएगी आपका। चलिए ध्यान देना, ब्रह्मांड में जो है सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है और भविष्य का ईंधन, वैज्ञानिकों ने जो है इसे भविष्य का ईंधन बताया है। यानी कि भविष्य का ईंधन क्या है आपका? तो हाइड्रोजन गैस है और ये सबसे हल्की गैस है। आप लोग जानते हैं कि जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर बनाया गया है, जबकि परमाणु बम जो है आपका वो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर बनाया गया आपका, ठीक है ना। तो ये पॉइंट था आपका हाइड्रोजन गैस का, जिसे आप सभी लोग नोट करेंगे, ठीक है। और ये जितने भी 3-4 गैसों की हम लोगों ने चर्चा कर ली, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस पेपर में बहुत पूछता है आपका। अब नेक्स्ट अगली क्लास में हम सभी लोग जो है अन्य गैसों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आपका इंपॉर्टेंट में है आपका मीथेन गैस हो जाएगा, आपका ओजोन गैस है आपका, और हीलियम गैस है। ये तमाम गैसें हैं जिनकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग जरूर उस पार्ट को देखिएगा, क्योंकि उस वाले पार्ट में ये मीथेन वगैरह से बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं, जिनको हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे आपका, ठीक है ना। ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं आपका। एक विशेष बताओ कि अगली जो वीडियो बनेगी उसमें हम लोग संरचनाओं के बारे में भी देखेंगे, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल, समताप मंडल, इन तमाम बातों की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आपका। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को, ये पॉइंट आप लोगों को ज्यादा समझ में आया होगा और अच्छे से आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा आपको, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।